अगर आप हमारे बाजार को देखोगे तो बाजार में चल रहा है हाहाकार। ब्लड बाथ तो ऐसा हो गया है कि आपको हर एक इंसान के पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ लाल रंग दिख रहा है। जिसने भी लास्ट 1.5 साल 2 साल के अंदर शानदार रिटर्न बनाए थे, वो सारे के सारे रिटर्न लोगों के पोर्टफोलियो से गायब होते हुए दिख रहे हैं डे बाय डे। इसी के साथ साथ आरबीआई और सेबी ने मिलकर के एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक और डर का माहौल आने वाले टाइम पे छाने वाला है। वही रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर, हम क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर जो अपडेट्स आए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सो अगर आपको हमेशा अपडेटेड रहना पसंद है, मार्केट स्ट्रेटेजी पसंद है, मार्केट में क्या चल रहा है ये जानना पसंद है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो फ्री है ही। शुरू करते हैं वीडियो। सो ये आर्टिकल छपा इकोनॉमिक टाइम के अंदर। यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया की लार्जेस्ट बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अपने जीडीपी के नंबर को रिवाइज कर दिया है। उसने रिवाइज करा है 6.3 पे। वहीं पे जो आरबीआई है उसने रिवाइज किया था 6.6 पे। तो सबसे पहली चीज, जो हमारे जीडीपी के प्रोजेक्शन दिखाए जा रहे थे 2025 के कि भाई 7.5 के आसपास की ग्रोथ होगी, आरबीआई ऑलरेडी डाउनग्रेड कर चुका है। और आरबीआई ने जितना डाउनग्रेड एसबीआई उससे भी ज्यादा नीचे ले जा चुका है कि भाई हमारे फोरकास्ट में तो ये चीज होना मुश्किल है कि 6.6 भी आप अचीव कर पाओ। इसके पीछे के जो मेन रीजन है वो निकले Q1 और Q2 के रिपोर्ट्स, और वो स्टैंड करते हैं सब पे 6.05 के आसपास। तो माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर 6.3 के आसपास की जीडीपी ग्रोथ हो सकती है, जो कि एसबीआई प्रोजेक्ट करता है। और इनिशियली जो एस्टिमेशन थे वो 7.2 के थे और आरबीआई ने 6.6 के आसपास इसको डाउनग्रेड कर दी है। जो सबसे मेजर रीजन है और जो शॉकिंग रीजन रहा वो रहा हमारे Q2 के जो जीडीपी के नंबर आए 5.4 के आए थे, जो कि 7 क्वार्टर लो देखने को मिल रहा है आपको। तो इसी वजह से जो इनिशियल प्रोजेक्शन था 7% जो कि लास्ट क्वार्टर का था, वो इस लेवल पे गिर जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन के नंबर भी रिवाइज करे गए और अपवर्ड 4.8 के आसपास दिखाया गया, और वो भी हाई फूड इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आप जब इस आर्टिकल को पढ़ोगे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको समझ आएगा कि एसबीआई जो कि इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है, वो भी इस समय पे लोगों को सलाह दे रही है कि भाई थोड़ा संभल के चलो, बहुत ज्यादा बुलिश मत हो हमारी इकोनॉमी में, बिकॉज स्लो डाउन दिख रहा है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। लोग इस चीज को इतना सीरियस नहीं लेते जितना सीरियस एक्चुअली उन्हें लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जीडीपी होता है वो बहुत अलग अलग सेगमेंट को मिला करके बनाया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जीडीपी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं कि आपने कितना एक्सपोर्ट करा, बाहर देशों कितना भेजा, आपके देश में कितना कंजम्पशन हुआ, हम लोगों ने कितना कंज्यूम करा, गवर्नमेंट ने कितना पैसा स्पेंड करा इकोनॉमी के अंदर जिससे हमारे देश की वृद्धि हुई। ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं जीडीपी के अंदर, और ये मेजर फैक्टर्स स्टॉक मार्केट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस पूरी की पूरी कैलकुलेशन के अंदर अप टू 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है रूरल मिडिल क्लास, मतलब आप और मैं। यहाँ पे हम कंज्यूम करते हैं तो जो भी जीडीपी में स्लो डाउन दिखता है माई कंजम्पशन के वजह से वो ट्रैक पर आ जाता है। लेकिन लास्ट कुछ टाइम के अंदर जो रूरल के अंदर मिडिल क्लास है उसके हाल खराब है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, जब उनके रेवेन्यू रिपोर्ट को आप पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाता है कि भाई उनकी इन्वेंट्री डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, डिमांड एकदम कम होती जा रही है, जो कि लास्ट ईयर तक बहुत ज्यादा हाई पे आ चुकी थी। अगर आप बात करोगे बुलेट जो बनाती है आइशर मोटर, राइट, उसके रेवेन्यूज बहुत तगड़े हैं क्योंकि Q3 के अंदर एक्सपेक्टेड था रेवेन्यूज अच्छे आएंगे, उनके अच्छे आए। लेकिन जब आप उसका ब्रेक डाउन करोगे, उसके रिपोर्ट को अच्छे से समझोगे, आप जो उसकी बैलेंस शीट है उसको समझोगे, तो ये समझ आएगा आपको कि भाई बिजनेस के अंदर ग्रोथ आई है, लेकिन ये आई है एक्सपोर्ट्स की वजह से। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर जो कंजम्पशन था वो वापस आता हुआ दिख रहा है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ। तो ये भी एक चिंताजनक बात है, जिस वजह से जो हमारी आरबीआई है, एसबीआई है, वो आपको सतर्क करे कि भाई आने वाले टाइम पे स्लो डाउन होने ही वाला है। और सिर्फ ये नंबर तक ही नहीं रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ पे भी ये हैम्पर करता हुआ दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि कंपनीज के अंदर जो ग्रोथ आनी थी वो नहीं आ रही। कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगी तो भाई आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। आपको इंक्रीमेंट तो छोड़ दो, हो सकता है जॉब से भी निकाला जाए,
क्योंकि अगर कंपनी ही पैसा नहीं कमा रही तो भाई उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कॉस्ट कटिंग करने का, और एम्प्लॉय को निकालने से अच्छा कॉस्ट कटिंग तो क्या ही हो सकता है। हमने पास्ट में भी देखा है, इवन यूएस के अंदर गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां 1% अपना वर्क फोर्स को एक एक दिन के अंदर हटा दे रही हैं बिकॉज ऑफ स्लो ग्रोथ, बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। तो इंडिया में भी होता हुआ दिख सकता है। इवन अगर आप अपने लेवल पे जानना चाहोगे तो आपको कितने ही टाइम से इंक्रीमेंट नहीं मिला अपनी सैलरी के अंदर, ये आप समझो। क्योंकि एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई थी कि लास्ट 2-2.5 साल के अंदर लोगों को इंक्रीमेंट नहीं मिले हैं, और जो वेजेस हैं, मतलब जितना पैसा आप कमाते हो उसके अंदर भी जो ग्रोथ थी वो स्लो डाउन होते हुए दिखी है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है तो वो स्पेंड कहां से करेंगे। सो ये एक मेजर कंसर्न है 2025 के लिए। इसको हैंडल गवर्नमेंट जो है आसानी से कर सकती है। कैसे कर सकती है? अगर जो हमारे बजट है आने वाले उसके अंदर वो कुछ कंसेशन दे दे कि भाई अप टू 15 लाख 20 लाख रुपीस तक आपको ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए के आसपास पैसा कमाते हो तो भाई अप टू 4 लाख 5 लाख रुपीस तक भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है अगर आप सही से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते। तो आप ये मानो कि भाई साल के अंदर 2 महीने 3 महीने तो आपने पूरी गवर्नमेंट के लिए काम करा, उसके बाद जो आपने टैक्सेस दिए उस टैक्सेस के अंदर से भी आपने गवर्नमेंट को काफी सारा पैसा दिया। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में अपना टैक्स दिए हुए पैसे के साथ वो आकर के यहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते टाइम भी सैस लगता है। अगर आप जाकर के टैक्स फाइल करते हो तो वहां पे अलग टैक्स लगता है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो इतना टैक्स अगर आप मिडिल क्लास से ले लोगे तो वो बेचारा स्पेंड कहां पे करेगा। और ये चीज अब जीडीपी स्लो डाउन के अंदर दिख रही है। अगर आप जीडीपी को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते ना भाई तो भाई लेना शुरू कर दो। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं 2030 तक हम थर्ड ग्लोबल की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन अगर इस रेट से चलेंगे तो भाई 2040 तक भी बन गए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, कंजम्पशन नहीं है। तो भाई विश्व गुरु बनने की तो छोड़ो, खाने के लाले पड़े हुए यहाँ पे लोगों को। आप राशन की लाइन में जाकर के खड़े हो जाओ और नारेबाजी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, जॉब जनरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके मामले में इलेक्शन के टाइम तो बहुत ज्यादा बातें हुई थी, लेकिन आज की डेट में कोई भी चीज ऑन ग्राउंड होते हुए नहीं दिखती। मैं अगर प्रैक्टिकल लेवल पे बताऊं तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि टॉप नॉच इंजीनियर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जिन कंपनी में वो काम करते थे बिकॉज ऑफ लॉसेस उन्होंने निकाल दिया। जिन कंपनी में वो इंटरव्यू दे रहे वो कंपनियां इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दे रही, इसी के साथ साथ उनके पास कंजम्पशन के लिए पैसा नहीं बचा, और महंगाई दर इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कि अगर आप लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी कमा रहे हो, और मैं ये बात कर रहा हूँ टॉप 3% इंडियंस की, तो भी आप एक बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी सकते जितनी अच्छी लाइफ आज शायद आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले जी सकते थे। क्योंकि महंगाई दर इतना बड़ा है, लोगों की सैलरीज उतनी नहीं बढ़ी, और ये टॉप 3% की बात हो रही है। अगर आप नीचे चलते चले जाओगे टॉप 20% 30%, तो भाई उनकी लिविंग स्टैंडर्ड डे बाय डे कम हो रहे हैं। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाएंगे, अपनी लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो भाई जीडीपी ग्रो करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो परमानेंट जॉब क्रिएशन नहीं होती। वो क्या होती है, वो लेबर्स को जॉब देते हैं, वो ईटा ढोने वालों को जॉब देते हैं, जो कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसका। ये जब तक काम चलेगा तब तक ही चलता रहेगा, और गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती इतना ज्यादा, राइट। गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनी को पुश करना पड़ेगा, बट प्राइवेट कंपनीज के पास पैसा नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, तो वही ग्रो नहीं कर पा रहे। आप समझ रहे हो गवर्नमेंट के ऊपर कितना प्रेशर होगा इस समय पे, अगर वो लिटरली इस कंसर्न को समझ रही है तो, राइट। तो इस वजह से ये सारी की सारी चीजें स्टॉक मार्केट को हमारे इंपैक्ट कर रही है। 2025 जो होगा एटलीस्ट फर्स्ट हाफ जो कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिख सकता है। अभी शायद 2-3 घंटे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो मैंने आपको वहां पे एक स्ट्रेटेजी सिखाई है। 2025 में पर्सनली मुझे लगता है वो चलेगा, अगर गवर्नमेंट स्टेप इन नहीं करते, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लेती जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। अदरवाइज जो 2025 है वो बाजार के लिए कंसोलिडेशन वाला पीरियड रह सकता है। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की जिसकी बात हो रही है संदीप टंडन जी और उनके साथ एक और जो HN आए हैं, उन्होंने लेटर लिखा है सेबी को। आज जो आपने एलिगेशन लगाए हैं वो मान भी नहीं रहे, वो डिनाई भी नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि आप सेटलमेंट कर दो। और ये न्यूज़ आते ही इनिशियली तो किसी ने कवर नहीं करा, लेकिन धीरे धीरे करके जी बिजनेस हो गया, बिजनेस वर्ल्ड हो गया, इन लोगों ने आकर के कवर किया। तो अब इसको तूर पकड़ता हुआ जा रहा है ये वाला न्यूज़। क्यों? क्योंकि आप ये समझो एक ऐसा इंसान जिसने कभी गलती
नहीं करी है, तो क्या वो अपफ्रंट आकर के ये बोलेगा कि भाई मेरे से पैसा ले लो, आप इस चीज़ को सेटल डाउन कर लो, है ना? ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इसके पीछे के दो मेन रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि जो सेबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इससे क्वांट के म्यूचुअल फंड पे मेजर इंपैक्ट आ रहा है। एज अ ब्रांड ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है इस समय पे। पहले हाईलाइट हो रहा था पॉजिटिव चीज़ों के लिए, अब हाईलाइट हो रहा है नेगेटिव चीज़ों के लिए। सेबी की इन्वेस्टिगेशन आ गई, दूसरा अदानी के ऊपर जो ये प्रॉब्लम चली वो भी क्वांट के फेवर में नहीं गई। क्यों? क्योंकि भाई अदानी के ऊपर न्यूज़ आ रही है, अदानी के स्टॉक हैं क्वांट के अंदर, सो ये एक नेगेटिविटी चल रही है। तो हो सकता है कि ये लोग मिलकर के कह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ से जाने दो। दूसरी चीज़ जिसकी संभावना पर्सनली मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई हमसे हो गई गलती, हम मानेंगे नहीं, तो हमसे क्या करो, हमसे जो पेनल्टी है वो लेकर के इस चीज़ को रफा दफा करो। इसके चांसेस थोड़े से हाई हैं, क्योंकि ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है सेबी की साइड से कि भाई ये गिल्टी है या फिर नहीं है। सो उस पर हमारा ओपिनियन देना सही नहीं होता, क्योंकि अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से अपनी साइड से जाकर के ये कह रहे हैं भाई पैसे ले लो, हमें छोड़ दो, ये दर्शाता है कि भाई थोड़ी बहुत कमी तो डेफिनेटली होगी, अदरवाइज कोई भी इंसान अपने आगे से जाकर के पैसा नहीं देता। इसी के साथ साथ आप ये भी समझो कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है उसके अंदर संदीप टंडन जी का मेजर रोल है। अगर ये गिल्टी पाए जाते हैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड पे एक मेजर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि एज अ ब्रांड वैल्यू ही वो डी वैल्यू हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं रहेगा किसी ब्रांड के ऊपर, तो आप कैसे ही इन्वेस्ट करोगे, राइट? तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में समय पे चल रही है। अगर आप मेरे से पूछोगे क्या क्वांट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखो यार इस न्यूज़ के बाद अब कहना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं, पर्सनली अपनी बात बताऊं, मैं इन्वेस्टेड हूं और मैं इन्वेस्टेड रहने वाला हूं। क्यों रहने वाला हूं, सबसे पहले ये समझो। देखो जो क्वांट एज अ एएमसी है, मुझे उसका पोर्टफोलियो आज भी सेंसेबल लगता है। रिलायंस और जियो मेजर चंक होल्ड करते हैं उनके पोर्टफोलियो में। बाजार में एफआई की सेलिंग है, रिलायंस से जियो से पैसा निकलना ही है, बाजार में क्वांट गिर रहा है, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि ये चीज़ समझ आती है पोर्टफोलियो को देख करके। लेकिन अगर टंडन जी के ऊपर एलिगेशन प्रूव हो जाता है, ऑफिशियली प्रूव हो जाता है, तो भाई ये पूरी की पूरी जो वीएलआरटी फ्रेमवर्क है ये ढहता हुआ दिख सकता है, बिकॉज बैकबोन ही संदीप टंडन जी थे उसके, राइट? तो इसी वजह से अगर आप मेरे से पूछोगे पोर्टफोलियो को देख करके मैं इन्वेस्टेड रहूंगा, लेकिन अभी कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई है, ये भी एक रीजन है। इसी साथ साथ एक और चीज़ समझो, संदीप टंडन जी है, तो इससे क्या होता है कि भाई कोई पूरी की पूरी एएमसी किसी एक बंदे पे नहीं टिकी होती, कोई भी फ्रंट रनिंग का केस कर सकता है, राइट? कोई भी फ्रंट रनिंग के केस में फंस सकता है। ये जो एएमसी है ये हमेशा बैकअप तैयार रखती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं। संदीप टंडन जी का अकेले का पैसा नहीं लगा होगा इसके अंदर, राइट? और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे इस बिजनेस को चलाने के लिए, राइट? तो अगर इनके ऊपर भी एलिगेशन प्रूव हो जाता है और पोर्टफोलियो फिर भी अच्छा रहता है, तो ये रिटर्न्स अच्छे बनाएगा। बिकॉज आप ये समझो, आपका जो पैसा है वो फ्रंट रनिंग में यूज हुआ, आपको थोड़ा सा नुकसान हुआ, इट्स फाइन, राइट? ये होता ही रहता है। अगर फ्रंट रनिंग के केस की बात करें हम, एक्सिस के केस में भी हुआ। बट अगर पोर्टफोलियो अच्छा तो आप पैसा बना ही लोगे। क्यों? क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी बाजार में लग रहा है, आपके स्टॉक से रिलेटेड कोई इशू नहीं हो रहा है इसके अंदर, राइट? वो 1-आधी% का जो लॉस है वही लॉस है। तो मोटे मोटे तौर पर पूछोगे मेरे से पर्सनल लेवल पे, अभी मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैं कुछ टाइम और देखूंगा। अगर ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिकवर नहीं करता रिलायंस के रिकवर करने के बावजूद, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इससे भी एग्जिट कर सकता हूं, मे बी शायद नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। बट मुझे लगता है कि रिलायंस रिकवर कर जाएगा एफआई के वापस आते ही, और ये म्यूचुअल फंड एक्चुअली काफी अच्छा पैसा बनाएगा, बिकॉज डाउन साइड एवरेज इन्होंने। सो आप क्या करने वाले क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर, आपका क्या ओपिनियन है, या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, राइट? तो यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।